Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So today we will discuss about the topic of Prevention of Money Laundering Act 2002 Part 2. Part 1 हम करके आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और आज हम करते हैं पार्ट सेकंड हम करेंगे। सो पार्ट सेकंड के अंदर देखिए क्या बताया गया है। ऑफेंस टू बी कॉन्जिएबल एंड नॉन बेलेबल सेक्शन 45 के अंडर आता है। सो इसके अंदर कौन कौन से ऑफेंस आएंगे आपके जो कि पनिशेबल होते हैं अंडर द एक्ट टू बी कॉन्जिएबल। और अगर हम बात करते हैं कि कॉन्जिएबल, तो इसका मतलब होता है आपका ऑल सीरियस ऑफेंस, ऑल सीरियस ऑफेंस। ओके, देखिए नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं। अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल नॉट बी रिलाइज, यानी कि जो भी अपराधी पर्सन है, किसी ने ऑफेंस किया है, किसी भी इलीगल तरीके से इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उसको बेल नहीं मिल सकती जब तक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे देता है बोलने के लिए। ओके, तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने बिहाफ पे बोलिए, आप अपने बिहाफ पे जो भी आपको एविडेंस प्रूफ करना है उसको कीजिए, अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है और तब तक उसको बेल नहीं मिलती। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, आप यहाँ पे ना ये मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। देखिए, अ law officer who conduct criminal proceeding on behalf of state or in public interest, तो ये होता है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक तरीके से ऑफिसर होता है। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, देखिए, इफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन देन बेल कैन बी गारंटेड ओनली व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाई। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है तो उसको बेल कब मिल सकती है, उसको बेल तभी मिल सकती है जब उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया हो, कुछ रीजनेबल उसने बातें बता दी हो, एविडेंस दिया हो, ओके, तभी उसको बेल मिल सकती है, अदरवाइज उसको बेल नहीं मिल सकती। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है। अ पर्सन हु इज, यानी कि एक जो ऐसा पर्सन जो कि बिलो 18 है या फिर कोई वुमेन है, सिक है, और इनफर का मतलब होता है सख्त, यानी कि जो एबल नहीं है काम करने के लिए, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कर देता है लेस देन 1 करोड़, सो उसको बेल कब मिल सकती है, उसको बेल तभी मिल सकती है जब स्पेशल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया हो, अदरवाइज नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए, फिर स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉन्जियंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल, यानी कि जो स्पेशल कोर्ट है वो आपको पनिशेबल नहीं कर सकता है एक्सेप्ट किसके अलावा, सिर्फ जो कंप्लेन की जाती है डायरेक्टर के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर ऑथोराइज है जो जर्नल और स्पेशल ऑर्डर से। ओके, नेक्स्ट देखिए, कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता ऑफेंस के रिगार्डिंग इस एक्ट के अंडर अगर वो अथोराइज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक और स्पेशल ऑर्डर से, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर उसके पास अथॉरिटी है, उसको अथॉरिटी दी गई है, तो ही वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं अंडर द एक्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोवाइड इंटरनेशनल कॉपरेशन, आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कॉपरेशन कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग। अगर मान लीजिए इंटरनेशनली या फिर किसी अदर कंट्रीज के अंदर अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस करता है या इलीगल तरीके से एक्टिविटी करता है, या फिर उसके पास जो इलीगल मनी है उसको लीगल रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपको कोई फॉरेन से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये आ जाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंदर।
देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, द गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट, गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है दूसरी कंट्री के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज आपस में कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाइस सफोनिक ऑफ फंड। मनी लॉन्ड्रिंग, सफोनिक का मतलब होता है टू डिसऑनेस्ट, to dishonestly take money from an organization, ये होता है आपका सफोनिक ऑफ फंड। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए आपको मैं करक्स बता देती हूँ इस पैराग्राफ का क्या करक्स है। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि केवल पैसा कमाना या फिर कोई अपराध करके संपत्ति प्राप्त करना, यानी कि कोई इलीगल तरीके से आपने संपत्ति प्राप्त की है, वो ही सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता, जबकि जो आप धन की हेरा फेरी कर रहे हो या फिर आपने डिसऑनेस्टी से कोई भी जो मनी है वो अर्न किया है, वो भी आपका किसके अंदर आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और जो कंसीडर किया गया है, यानी कि जो भी आपने इलीगल तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, तो वो आपका इंक्लूड होगा शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर। और फिर ऐसे ही जो आपने इलीगल तरीके से धन को कमाया है, इलीगल आपने मनी अर्न की है, और उसको जब आप लीगली प्रेजेंट कर रहे हो तो वो आ जाता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस बता ही रखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या क्या कंसेप्ट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर अथोराइज इंटरेस्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अथॉरिटीज इंटरेस्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, हमारी जो भी यूनिट होती है या फिर यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। सो यहाँ पे देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट। जो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग जो कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट इंडिया हम पढ़ के आए हैं, जो कि काम करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है और रिपोर्टिंग करती है। जो फाइनेंस इंटेलिजेंसी यूनिट है वो रिपोर्ट करेगी इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी काउंसिल को, हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी क्या है, एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है कोई भी कन्वर्सेशन को रिसीव करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए एंड डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है प्रसार करना इंफॉर्मेशन का, जो भी आपको सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लगती है उसके रिगार्डिंग। और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंसी पर भी काम करती है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन फॉर परस्यूइंग ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग अगर का कोई केस आता है तो ग्लोबल लेवल पर भी एफर्ट्स करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ये हम पढ़ते हैं अथॉरिटी इंटरेस्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन के अंदर। फिर आ जाता है हमारे कुछ अमेंडमेंट्स आ जाते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो हमारा एक्ट होता है जब बनता है तो उसके अंदर कुछ और कंडीशन होती है, बट टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस द टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती है एक्ट के अंदर। सो यहाँ पे क्या अमेंडमेंट हुआ है, देखिए हर एक टाइम टू टाइम आपके बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, वन बाय वन हम सारे अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 अमेंडमेंट क्या हुआ कि जो हम पहले डेफिनेशन पढ़ के आए हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम की, तो अब प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर हमने क्या पढ़ा है। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर को नहीं देखा तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है। बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देती हूँ आपको। प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब होता है कोई भी एसेट्स और प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की गई है या फिर जो ड्राइव हुई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज से, उसको आप इंक्लूड करते हो, प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर इंक्लूड करते हो। और इसके अंदर एक और कंसेप्ट क्या इंट्रोड्यूस किया गया, प्रेडिकेट ऑफेंस का जो कंसेप्ट है वो यूज किया गया। और प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए आप, इज अ क्राइम दैट इज a component of a more serious crime।
वो आ जाता है आपका प्रेडिकेट ऑफेंस के अंदर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, साथ के साथ आप अपनी बुक के अंदर देख लीजिए, बुक के अंदर आपकी एज इट इज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विच रेफर्स टू अंडरलाइन क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट जनरेट प्रोसीड ऑफ क्राइम, जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम को जनरेट करती है। तो ये आपका एक अमेंडमेंट किया गया, और भी जो इससे भी ज्यादा सीरियस जो क्राइम होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट देखिए अमेंडमेंट एक्ट 2009। 2009 के अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया, 1 मिनट दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए अब क्या अमेंडमेंट किया गया 2009 के अंदर। चेंजेस हुआ अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इट एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया गया। क्या क्या एक्टिविटीज और इंक्लूड की गई, लाइक कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाना, यानी कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आपने छिपा रखी है, आपने शो नहीं कर रखी, डिस्क्लोज नहीं कर रखी, तो वो भी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड होगी। एक्वाइजेशन, पोजेशन एंड यूज ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। इट ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट एंड कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है जब्त करना, एसेट्स को जब्त करना, जो कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड होती है। और इवन दैट अगर आपकी आउटसाइड द इंडिया भी अगर आपकी कोई एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड होगी। देन नेक्स्ट देखिए अमेंडमेंट एक्ट 2012। देखिए क्या बताता है 2012 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किया गया। इसके अंदर आपका जो अमेंडमेंट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बाय इंक्लूडिंग एडिशनल ऑफेंस एज प्रेडिकेट ऑफेंस सच एज। कौन कौन से आएंगे यहाँ पे देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का आपको पता होगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब जो इनसाइडर जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं आपस में, उनको तो पता ही होता है कि कब प्राइस अप होगा, कब डाउन होगा, तो वो उनका बेनिफिट उठाते हैं इलीगल तरीके से, तो वो आ जाता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। उससे भी बचने के लिए या फिर वो भी आपका इंक्लूड होगा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। मार्केट मैनिपुलेशन ऑफेंस अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। एंड इन्हांस कर दी गई पावर ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग या फिर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट अगर कोई स्टेप लेना है तो उसके रिगार्डिंग भी उनको पावर दे दी गई। तो ये अमेंडमेंट किया गया 2012 के अंदर। फिर हम बात करेंगे 2015 की। देखिए 2015 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किया गया। 2015 के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया, क्या चेंज किया गया, सिग्निफिकेंट चेंज किया गया प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। यहाँ पर भी एक्सपेंड की गई डेफिनेशन प्रोसीड ऑफ क्राइम की, जहाँ पर इंक्लूड किया गया एसेट्स इक्विवेलेंट इन वैल्यू टू बी प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि जो एसेट्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, प्रोसीड ऑफ क्राइम हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया में है तो भी वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। और एक कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड किया, बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो कि फेक आपने बना रखी है या फिर कोई नाम नहीं है या कोई जिसका नाम लिख रखा है वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सारा भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट देखिए फिर अमेंडमेंट एक्ट 2018। क्या क्या 18 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, देखिए अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाय अलाउइंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द प्राइमरी इन्फोर्समेंट एजेंसी टू रिक्वेस्ट द कोर्ट, यानी कि प्राइमरी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि वो अश्योरेंस दे या फिर अरेस्ट वारंट दे अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, यानी कि जो भी अपराधी पर्सन है उसके अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट वारंट जारी करे और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स है उसको जब्त करे। और उसको जो सजा है, ये जरूरी नहीं है कि उसको सजा मिलेगी उसके बाद ही उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, और नहीं, उसको सजा मिलने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। और इस जो अमेंडमेंट है उसका एम है कि आपका इफेक्टिवनेस या फिर इफेक्टिवली आपका इम्प्लीमेंट हो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंबर्टिंग द मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि फेस करना या फिर जो चैलेंज आता है उसको फेस करना, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग एक्सपेंड करना स्कोप ऑफ ऑफेंस, स्ट्रेंथिंग इन्फोर्समेंट पावर एंड एड्रेसिंग इमर्जिंग चैलेंजेस। इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपके बहुत सारे स्टेप लिए गए, कुछ चेंजेस किए गए। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म। हम पढ़ेंगे हर एक एक्ट के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसी तरीके से इस एक्ट के भी आपके क्रिटिसिज्म है। नंबर 1 क्रिटिसिज्म हम क्या पढ़ते हैं, देखिए स्ट्रीजेंट प्रोविजन
एंड लेक ऑफ क्लैरिटी, स्ट्रिजेंट का मतलब होता है कठोर या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, और जिसके आपके जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उसकी क्लैरिटी भी ज़्यादा नहीं है। तो ये क्रिटिसाइज किया गया कि मिस यूज़ होता है, हरासमेंट को लीड करता है। एंड एक्ट एम्पावर अथॉरिटी टू फ्रीज एसेट्स एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कोई जो अथॉरिटी है, जो एम्पावर्ड जो अथॉरिटीज़ है वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। उनको खुद को कोई भी जो गाइडलाइन है वो क्लियर नहीं होती है, तो जो भी इनोसेंट इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है उनका टाइम वेस्ट भी होता है कहीं ना कहीं। और जब गाइडलाइन ही क्लैरिटी नहीं है तो ये एक्ट के अंदर भी क्लैरिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए बर्डन ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम। बर्डन ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जैसे कि हमने पीछे एक्ट के अंदर पढ़ा है कि हमें रिपोर्टिंग सिस्टम या फिर रिपोर्टिंग करनी होती है, ईयरली हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, बताना पड़ता है, ओब्लिगेशन रहता है। जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, वेरीफाई करनी पड़ती है आइडेंटिटी एंड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। जो जिस ट्रांजैक्शन पर भी आपको शक है या फिर संदेह है उस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो जो भी स्मॉल और जो मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन रखना पड़ेगा तो वहाँ से उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है उनके ऊपर बर्डन रहता है। नेक्स्ट देखिए फिर एम्बिग्विटी इन डिफाइनिंग ऑफेंस। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी कि जो भी ऑफेंस है उनको अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे कि पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया गया है, तो वो आ जाएगा आपका किसके अंदर, एम्बिग्विटी ऑफ ऑफेंस के अंदर। सो सारे जो प्रोविजंस का जो यूज हो रहा है वो मिस यूज हो रहा है, आपके प्रोविजन का पोटेंशियल मिस यूज द प्रोविजंस, और आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है अमंग द रिपोर्टिंग एंट्री ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखिए फिर लेक ऑफ क्लैरिटी एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की जो डेफिनेशन पढ़ के आए हैं उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, पर्टिकुलरली आपको अलग अलग तरीके के जो क्राइम होते हैं उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि लेक ऑफ क्लैरिटी। नेक्स्ट देखिए इनएडिक्वेट सेफगार्ड एंड ड्यू प्रोसीड्स। इनएडिक्वेट सेफगार्ड का मतलब सुरक्षा, और ड्यू प्रोसीड यानी कि प्रॉपर प्रक्रिया नहीं है कि किस किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, जिसके कारण हरासमेंट होता है इंडिविजुअल राइट्स के, सच एज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, फेयर ट्रायल एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। आर्बिट्रेरी एक्शन का मतलब होता है जो मनमाना जो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉपर आपको सीक्वेंस, कोई प्रॉपर आपको स्टेप गिवन नहीं है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए गए हैं, स्ट्रिजेंट प्रोविजन बनाए गए हैं, और इंक्रीज कॉम्प्लायंस का मतलब होता है जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका ज़्यादा अनुपालन करना अंडर द एक्ट ऑफ द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और जिन पर्सन के पास सीमित दस्तावेज है या फिर सीमित डॉक्यूमेंटेशन है, लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन है, वो बैंकिंग की सर्विस तक पहुंच नहीं पाते हैं और एक्ट का भी कोई बेनिफिट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर आप, नेक्स्ट हमारा आता है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिले, यानी कि जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनमें बेटर तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, प्रोक्यूशन करने के लिए तो उनके अंदर डिले हो जाता है, जिस कारण जो एक्ट है हमारा वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से रीड आउट करवा देती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि विल देयर आर क्रिटिसिज्म द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द एक्ट ऑल्सो सर्व क्रूअल रोल ऑफ कम्बटिंग, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल रहता है मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, फाइनेंशियल टेररिज्म को रोकने के लिए, और ग्लोबल वर्ल्ड के लिए बड़ा चैलेंजेस रहा है, बट इसके अगेंस्ट जो है वो डे बाय डे आपकी जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है और डे बाय डे स्टेप उठाए जा रहे हैं। इन कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन में हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर रहे हैं, मोर बेनिफिशियल आप बोल सकते हो, या फिर इनके अगेंस्ट स्टेप ले रही है
मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। ओके, कुछ आपके वेरियस जो अमेंडमेंट्स है वो भी बनाए गए हैं प्रिवेंट करने के लिए, अब्यूज ऑफ लीगल गैप को दोनों को यानी कि कम करने के लिए आपके कुछ अमेंडमेंट्स बनाए गए हैं। जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे अमेंडमेंट और भी किए जाते हैं। एंड एडिशनली चेंज हैव बीन मेड टू स्टॉप गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम अब्यूजिंग द, ताकि जो भी पर्सन जो इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या फिर इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट देखिए फिर डायनेमिक एक्ट कंटिन्यू टू अल्टर ओवर अ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट भी है वो डिफरेंट टाइप के स्टेप उठा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने कंप्लीट स्टडी किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।